क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो पहले हमें इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री में जानी पड़ेगी, क्योंकि जब वो 1991 में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त किए गए, उससे पहले हमारे देश की हालत कैसी थी उस पर हमें एक छोटा सा जायजा लेना पड़ेगा। क्या क्या चीजें उन्होंने देश के लिए किया। हमारा देश आजादी के बाद बहुत ही बदतर हालत में थी, यानी कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के सारी चीजों में वो लैकिंग कर रहे थे। यानी कि कह लीजिए कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो सबसे जो इकोनॉमिक इल्स कहलाता है वो है आपका पॉवर्टी, गरीबी। क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कदम रखी थी और अपने राज करने के बाद हमारे देश से जो भी वेल्थ था, जो भी दौलत थी, उसको ड्रेन करके यहाँ से लेके गए थे और हमारे देश में बिल्कुल ही कंगाली छा गई थी। इकोनॉमिकली उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसे कंडीशन में और इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी बहुत बुरा हाल था। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के लोग शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें चरम सीमा पर थी, जिसकी वजह से यहाँ की जो एवरेज लाइफ थी इंडिया के लोगों की वो सिर्फ 58 साल यानी 58 ईयर्स की थी, जबकि ग्लोबल इंडेक्स में जो लोगों की एवरेज उम्र थी वो 68 ईयर्स के करीब थी। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिकली कितने ज्यादा लोग डिस्ट्रॉय कर चुके थे। लोगों के पास खाने का कुछ नहीं था, ना रोजगार था, ना कुछ। तो उस सिचुएशन में हमारी कंट्री में कई चीजों को मतलब कि इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय होना पड़ा। तो उसका सबसे पहला एक 1985 में यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन कहते हैं, वो हमारे कंट्री के लिए एक सपोर्टिव असिस्टेंट प्रोवाइड करती थी, क्योंकि इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और जितने भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में है उसको सपोर्ट करती थी। लेकिन उसका विघटन हो गया। उसके विघटन होने के बाद जो खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद लगभग 90 कंट्री जो है उस वार में शामिल हो गए और इंडिया को भी उसी वक्त 2 युद्ध को झेलना पड़ा। एक तो है आपका पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध झेलना पड़ा और दूसरा है चाइना के साथ। तो कुल मिलाकर यह है कि हमारी इकोनॉमी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी हमारे पास। और जहाँ तक बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी में इतने भी फॉरेन रिजर्व नहीं था जिससे कि हम 1 महीना का गुजारा कर सकें। यानी 3 हफ्ते की ही फॉरेन रिजर्व हमारी इकोनॉमी में रह गई थी, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन इकोनॉमी में माना जाता है। ऐसे सिचुएशन में मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो काबिलियत और उनका जो इकोनॉमिक व्यू था वहाँ पे काम आए, क्योंकि ऐसे और उस वक्त साथ ही साथ ये भी था कि 1991 का जो दौर आया तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी थी हमारे देश में, क्योंकि बार-बार सरकारें बदल रही थी और कोलिशन की सरकार होने की वजह से जो पॉलिसी बनाई जाती थी वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होती थी कि सरकार बदल जाती थी। और इस वजह से हमारी इकोनॉमी पैरालाइज हो गई। यानी कि प्रोटेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी थी और प्रोटेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी हमारा उस वक्त लेना इसलिए मजबूरी था, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये थी कि पहले जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम लोगों ने डिमांड कर दिया था कि ताकि तो ईस्ट इंडिया कंपनी से और लेने हम लोग डर दे चुके थे कि अगर हम इसको लिबरलाइज करेंगे तो कोई विदेशी कंपनी आके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे देश को गुलाम न कर दे, फिर से हमारी दौलत को या हमारे ऊपर न राज करने लग जाए। इसलिए उस वक्त जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो सरकार के यहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में थी, जो इवन जो प्रोडक्शन कितनी होनी है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ें सब पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग थी। यानी कि लाइसेंस राज था और जो हमारी इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय थी। तो इस वजह से हमारी इकोनॉमी की हालत इतनी खराब थी और उसी कंडीशन में राजीव गांधी की बमराह से हत्या हो जाती है
और इस तरह से कहा जाए कि इकोनॉमिकली हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ पॉलिटिकल क्राइसिस भी चरम सीमा पर थी। तो देश को फिर से इलेक्शन में जाना पड़ा और हमारा एडिशनल जो एक्सपेंडिचर है वो उस इलेक्शन को बेयर करने में लग गया। तो कुल मिलाकर ये कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स करने के कगार पे आ गई थी। तो फिर वहाँ पे रोल आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो वही हमें इकोनॉमिक्स की जो काबिलियत है, उनकी जो शख्सियत है, उनका जो क्रेडिबिलिटी है, वहाँ पे हमें काम आता है। तो हमारे उस वक्त जो सरकारें बनी इलेक्शन जीतने के बाद पीवी नरसिम्हा राव को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने इकोनॉमिक जायजा लिया। जब पता चला उन्होंने कि फाइनेंस सेक्रेटरी से जब पूछा गया कि आपके क्या जो मैं बात में सुन रहा हूँ, जो न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ, क्या ये हकीकत है कि हमारे देश की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़त कर चुकी है कि हमारे पास 3 हफ्ते से ज़्यादा कोई रिजर्व नहीं है? तो उन्होंने कहा कि यस सर, ये बात हकीकत है। तब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह उससे पहले RBI के गवर्नर रह चुके थे और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के पोस्ट में भी रह चुके थे, UGC के चेयरमैन भी रह चुके थे, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके थे। एक लंबा एक्सपीरियंस रहा। साथ ही साथ जब वो अपने एकेडमिक कैरियर में उन्होंने पढ़ाई पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर ऑक्सफोर्ड गए, कैम्ब्रिज से उन्होंने PhD किया। तो लेकिन उसका जो PhD के जो थीसिस का जो टॉपिक था वो था एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया। यानी कि उन्होंने देखा कि जितने पॉलिसी मेकर्स हमारे इंडिया में हैं, उसकी जो उन्होंने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को अंडरएस्टिमेट कर दिया। जबकि उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्पल पोटेंशियल देखा कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिकली डेवलप हमारे किसी कंट्री में होने चाहिए तो हमें एक्सपोर्ट पे फोकस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हमारी वीक इसलिए थी क्योंकि हमारी इकोनॉमी कम्प्लीटली क्लोज इकोनॉमी हो गई थी। क्योंकि हम बाहर के देशों से जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो लिमिटेड था, क्योंकि सारी चीज़ें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती थी पब्लिक सेक्टर के जरिए। तो वहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी थीसिस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसका यूटिलाइज किया अपने पॉलिसी मेकिंग में। जब उन्हें एज ए फाइनेंस मिनिस्टर 1991 में नियुक्त किया गया और जुलाई 1991 में उन्होंने यूनियन बजट पेश किया और उस बजट में जो उनका जो हाईलाइट्स था, क्योंकि इकोनॉमिक डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस थी उसको चेक डाउन करने के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए। क्योंकि अगर इसको जल्दी रिवाइज नहीं किया गया तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो लिमिटेड था। तो उन्होंने इमीडिएटली इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उसके जो हाईलाइट्स थे सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया LPG। जैसे कि पहले हमारे पूर्ववक्ता जो उन्होंने उस पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए कि उसमें एक्चुअली ये था कि LPG दैट मीन्स के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी जो पहले क्लोज इकोनॉमी थी उसको ग्लोबल लेवल पे कैसे जोड़ा जाए, उसको ग्लोबली कैसे इंटरकनेक्ट किया जाए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो तब हम जो फॉरेन मार्केट्स है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में हमारी प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसे होगी, कैसे बढ़ेगी ताकि हम फॉरेन रिजर्व लाएं। तो उन्होंने लिबरलाइजेशन को किया और ट्रेड लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। तो जिसके लिए उन्होंने रुपीस को डिवैल्यूएट किया। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी मैं आपने शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी आती है। एक होता है रुपीस का डिवैल्यूएशन करना, एक होता है रुपीस का डेप्रिसिएशन होना। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम रुपीस को डिवैल्यूएट करते हैं इसका मतलब है कि पॉलिसी चेंज के लिए कुछ मेजर्स लेने के लिए हम रुपीस की जो डॉलर के मुकाबले जो वैल्यू है उसको डेप्रिशिएट इसलिए करते हैं ताकि चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में चीपर हो, हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन हो। लेकिन जब हम रुपीस का जो वैल्यू डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, जो आजकल सुनने को आ रहा है कि हमारी रुपीस की वैल्यू जो है वो गिर गई, वो एक्चुअली वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो हमारे इकोनॉमिक हेल्थ के लिए नुकसानदेह है क्योंकि सारी चीज़ें जो हमारी एक्सपोर्ट है वो चीपर हो जाती है, लेकिन हमारे साथ साथ इंपोर्ट भी महंगी हो जाती है। तो हमारा चेक एंड बैलेंस वहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत ही डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक डिवैल्यूएशन पे तकरीबन 20% उन्होंने डिवैल्यूएट किया। पहले 11%, फिर उसके बाद 18%, फिर 20% तक उन्होंने डिवैल्यूएट करने की कोशिश की। उससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट हमारी कंट्री की बढ़ने लग गया, एक्सपोर्ट इंटरकनेक्टेड हो गया ग्लोबल मार्केट में। इंडियन मार्केट की जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो इंटरनेशनल मार्केट में एज ए चीपर प्राइस में मिलने लगा, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से सप्लाई और बढ़ने लगी।
लोगों की जो इनकम बढ़ने लगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने लगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो इंक्रीज करने लगी। जब परचेजिंग पावर पैरिटी उनकी बढ़ने लगी, लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ने लगी। ये हमारी इकोनॉमी का सबसे पहला था ये इंटरकनेक्टेड ग्लोबलाइजेशन, जो आज भी इसका रिलेवेंस करंट सिनारियो में है, जो आज भी देखते हैं मामलों में सारी चीज़ें, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो जॉब के फील्ड में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के फील्ड में हो, पूरी दुनिया एक दायरे में, एक मुट्ठी में आ गई है। मतलब जब हम सोचें तो विदेश में फौरन अपनी सारी चीज़ें अप्रोच कर सकते हैं, पहले की सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड होंगी। दूसरा जो उन्होंने क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड लिबरलाइजेशन को किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि पहले हमारी इकोनॉमी की जो पॉलिसी थी वो पैरालाइज थी और रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारी चीज़ें वो लिमिटेड है, क्या प्रोड्यूस करना है क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ें पब्लिक सेक्टर डिसाइड करती थी। लेकिन जब ट्रेड लिबरलाइज कर दिया गया तो उससे उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में आने लगे, जो ऑनर्स थे वो इन्वेस्ट करने लगे और यहाँ तक उसकी पॉलिसी बना दी 51% तक उसको इंडिया में इंडियन कंपनी के साथ शेयरिंग में इतना तक वो शेयर होल्ड कर सकते हैं, इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट सारी चीज़ों में बढ़ोतरी होने लग गई। ये उनका मतलब कि जॉब क्रिएशन का मामला रहा। और फिर तीसरा जो उसका कॉन्सेप्ट था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइज का मतलब यहाँ पे है कि लोगों को इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ ढिलाई देना। जैसे कि पहले इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, इंपोर्ट ड्यूटीज में हमारे जो भी टैक्सेज आते हैं, जो भी ड्यूटीज आती है, जैसे कोई भी जैसे कारें अगर मुझे मंगानी है तो बाहर से तो हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अपने देश में मंगा सकते थे। लेकिन जब ये ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी पहले 300 समथिंग था, उसको घटाकर उन्होंने 250 फिर उन्होंने 150 तक किया, जिससे कि कुछ लिस्ट उन्होंने बनाई जो उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें आप इंपोर्ट कर सकते थे। उससे क्या हुआ कि हमारे कंट्रीज में फॉरेन गुड्स दिखने लगे, फॉरेन गुड्स हमारे कंट्रीज में दिखने लगे। जैसे कि आपने देखा कि पहले ज़माने में एक पद्मिनी कार और एम्बेसडर कार ही दिखाई देती थी, अब उसके बाद टोयोटा, हुंडई और होंडा जैसी कारें हमारे शहरों में दिखने लग गई। बाहर के जितने आउटलेट्स हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स हैं, आपको पेप्सी के जहाँ शॉप है आपको पेप्सी के फ्रीज वगैरह दिखने लग गए। ये सब सारी चीज़ें तो है ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और इंटरकनेक्टेड की वजह से हो पाया। ये उनका बेसिक था। उन्होंने फिर साथ ही साथ बैंकिंग रिफॉर्म्स भी किए। बैंकिंग रिफॉर्म्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जब हम किसी भी मुद्रास्फीति यानी महंगाई जब बढ़ जाती है तो ऐसे कंडीशन में हम बैंकिंग मेजर्स को इस्तेमाल करते हैं। बैंकिंग मेजर्स में दो चीज़ें आती है, एक आता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक आता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसमें कैश रिजर्व रेशियो है, CRR जिसको बोलते हैं, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये कुछ परसेंटेज अमाउंट है जो हर कमर्शियल बैंक को एक रिजर्व रखना होता है ताकि बैंक जब दिवालिया हो जाए तो ऐसे कंडीशन में उस जो उसके अकाउंट होल्डर है उनको भरपाई की जा सके। लेकिन इतना ज़्यादा परसेंटेज में पहले था, पहले 38.5% SLR था और 25% CRR था। तो उससे हमारी इकोनॉमी में नुकसान क्या होने लगा कि जो भी क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी, क्योंकि जब हम बैंक में पैसे रखते हैं वहाँ पे दिक्कत, हम बैंक हमको फिर एज ए इंटरेस्ट के तौर पे बाद में हमें वो पैसे पे करती है। उसका रीजन ये है कि हम क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी यानी जो पैसे हमने बैंक में रखे वो पैसे फिर इन्वेस्ट होती है, फर्दर उसके जो इंटरेस्ट पैदा होता है उसके बाद फिर आपको वो रिटर्न करती है। तो क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी ज़्यादा से ज़्यादा होना ताकि वो लोन एडवांस प्राइवेट एंटरप्राइज को देंगे, उससे फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उसमें जॉब क्रिएशन होगी। जॉब क्रिएशन के बाद और डिफरेंट प्रोजेक्ट इंडिया में मतलब कि अलग में खुलेंगे। ये हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी में जैसे सर ने भी कहा कि उन्होंने टैक्स रिफॉर्म किया। टैक्स रिफॉर्म क्योंकि हमारे जो रिजर्व के जो फंड थे वो बहुत कम फैल गया, तो इंडिया के फंड को रेज करने के लिए उन्होंने टैक्स में रिफॉर्म किया। टैक्स में सबसे पहला रिफॉर्म ये था कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि जिसकी जैसी आमदनी है उसके अकॉर्डिंग इस पर टैक्स लगाया जाएगा, जिसकी आमदनी कम है उसमें टैक्स छूट दी जाएगी। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो जैसे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं जो टैक्स बेयर करना होता है उसको उन्होंने स्लेश डाउन कर दिया, घटा दिया। तो इससे हमारा फंड रेज होने लग गया। ये उनकी थी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। और उसके साथ साथ जो 74 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था
तो यूएस ने हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो ये इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद तो हमारा न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में हमारा कोई लिस्टेड नाम नहीं था कि हमें न्यूक्लियर पावर है। लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील को कंप्लीट किया, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में एज ए न्यूक्लियर पावर के नाम से पहचाने जाने लगे। ये उनके इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर थे और इसी जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर थे वो खामोशी से काम में यकीन रखते थे, बातें कम करते थे। इसलिए उनको मैं इस शेर के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि लघु को लघु लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। लघु को लघु लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते हैं। कभी महलों की रकासा को हम रानी नहीं लिखते हैं। इसीलिए तो तारीफ हम पे नाज करती है, क्योंकि हम तारीफ लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। ये उनकी काबिलियत के बिना पे आज पूरी दुनिया उनको सलाम अर्ज करती है और हम सभी लोग इस सभागार में इकट्ठा सुनने के लिए आए हैं। उनकी इसी शख्सियत की वजह से, इसी जिंदादिली और इसी काबिलियत की वजह से हम सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। उसके बाद भी उनको अपोजिशन ने कई क्रिटिक्स दिए, लेकिन क्रिटिक्स को भी बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही शालीनता से जवाब देते थे। उन्होंने एक शेर के साथ उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने बताया कि माना के तेरे रीत के काबिल नहीं है हम, माना के तेरे रीत के काबिल नहीं है हम, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो इस शेर के साथ उन्होंने कहा कि मैं बोलता कम हूँ, मेरी खामोशी ही मेरी आवाज है और खामोशी से रहकर कैसे इकोनॉमी को बेहतर किया जा सकता है और कैसे हम इकोनॉमी को एक बर्बादी के हालात से और एक विश्व पटल पे लाकर पूरी दुनिया को हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो आज सपना हम देख रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की काविशों की बदौलत आज ये मुमकिन होना तय पाया है। तो इसलिए मैं उनकी ये जो जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनका जो आज के डेट में भी बहुत सारे रेलिवेंस हैं। इसी काबिलियत की वजह से उनको 2004 में एज ए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया और वो 10 साल तक लगातार देश की गति पे विराजमान है। और जितने भी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने जो भी पॉलिसी मेजर्स अपनाए थे, जो भी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट किए थे, उसको उन्होंने धरातल पर उतारकर बहुत ही बारीकी से काम किया। इसीलिए तो उनकी सारी पॉलिसी इंक्लूसिव ग्रोथ रेट पे चलती है। इंक्लूसिव का मतलब यह है कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हम सिर्फ ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तभी ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच सकती है जब हम पायदान में बैठे हुए सबसे नीचे व्यक्ति से लेकर सबसे ऊपर व्यक्ति तक सभी का ग्रोथ मुमकिन हो सके। वो इंक्लूसिव ग्रोथ रेट कहलाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उसी के बिना पर उन्होंने जो पॉलिसी बनाया उसमें से सबसे पहले था मनरेगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं खुशनसीब इंसान हूँ। जब मैं IIT रुड़की में था, ये मनरेगा प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में चला, उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मुझे ही मिला था और मैंने उसको सबमिट भी किया था। आज भी वो मौजूद है इंटरनेट पे। तो मनरेगा प्रोग्राम के तहत उन्होंने गारंटी स्कीम दिया कि जो भी बेरोजगारी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। दूसरा था राइट टू एजुकेशन, कैसे एजुकेशन सब तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर हमें देश को तरक्की करनी है तो हमारे पास जब तक एजुकेशन नहीं होगा तब तक हम बेहतर हालत में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि एजुकेशन ही ऐसी चीज है जिससे आपको थिंकिंग पावर को जनरेट करती है, आपके अंदर वो एक कैपेसिटी पैदा करता है ताकि आप चीजों को क्रिटिकली यानी कि क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या बेटर है, क्या सही है, क्या नहीं, उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो एजुकेशन को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने जो हमारे देश में जो भी करप्शन चरम सीमा पे थी पहले, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने RTI को इंट्रोड्यूस किया। RTI का आपने देखा कि सारी चीज़ों को सबके बारे में जानने का उसे हक है कि कैसे RTI के जरिए हम लोगों के बारे में जान सकते हैं कि हमारा काम किस ढंग से हो रहा है। उसके बाद आधार कार्ड का आपने देखा होगा कि आधार कार्ड के जरिए जो आज के कंटेम्प्रेरी इशूज़ में वो मैंडेटरी हो गया सारी चीज़ों का, वो उस वक्त उन्हीं की विजनरी सोच थी कि जो आधार कार्ड को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके साथ साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि लोग जो है गरीब ना रहें, लोगों के पास खाने के साधन मुहैया हो।
ये सब सारी चीजें जो है उनका ये इकोनॉमिक करियर को बताता है। और साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल करियर तो उन्होंने देखा कि कैसे खामोशी से विजनरी लीडर की तरह काम किया और इंक्लूसिव ग्रोथ को उन्होंने बहुत दूर तक ले जाया। और ये उनकी आज़ादी के बाद से लेकर और उनके फाइनेंस मिनिस्ट्री के पदभार संभालने से पहले उसके बाद का उसका इकोनॉमिक जो सफर रहा, उसके बाद फिर एज ए प्राइम मिनिस्टर के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें की और कैसे उसका रिलीवेंस आज के डेट में हम लोग ये करते हैं और आने वाले ज़माने में, क्योंकि इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट होने के नाते